एंड आज का जो हमारा यूनिट है वो 4th यूनिट है। इससे पहले जो हमने यूनिट कंप्लीट किया था वो हमारा 5th यूनिट था, जो हमारा छोटा सा ही यूनिट था हमारा। और ये जो चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है हमारा, जो कंटिन्यू आपको पार्ट वाइज मिलेगा, जिसमें हम ऑल पार्ट्स को जो है वो क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है व्यावसायिक सेवाएं, इसमें हम पढ़ेंगे कि व्यावसायिक सेवाएं जो होती है बिज़नेस में किस किस तरीके की सर्विसेज की ज़रूरत होती है, और बिज़नेस को चलाने के लिए हमें इन सर्विसेज को किस तरीके से पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा व्यावसायिक सेवाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बैंकिंग सेवाएं और डिजिटल पेमेंट्स। व्यावसायिक सेवाएं क्या होती है? बिज़नेस में बहुत तरह की हमें सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्टअप करा है तो आपको उसमें बिज़नेस को चलाने के लिए आपको फाइनेंशियल क्या कहते हैं कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको लैंड, मशीनरी, प्लांट वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, दूसरी कि अगर आपको बैंकिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें आप कैपिटल को डिपॉजिट कर सकते हैं, फ़ंड ले सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट कर सकते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे डिजिटल पेमेंट्स जो होते हैं जो आपको नेटवर्किंग के थ्रू आप इसका पेमेंट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो हम एक 4.1 को आज क्लियर करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट टॉपिक्स को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। व्यावसायिक सेवाएं बैंकिंग। अब आता है बिजनेस सर्विस बैंकिंग। अब हमारा जो टॉपिक है व्यावसायिक सेवाएं। आपको पता है कि बिजनेस सर्विस क्या होता है, कि बिजनेस बहुत तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, और बिजनेस को चलाने के लिए हमें बहुत तरह की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका बैंकिंग का क्या रोल है बिजनेस को चलाने के लिए? बैंक किस तरीके से किसी बिजनेस को मदद करती है चलाने के लिए या उसको आगे बढ़ने के लिए, तो ये जानते हैं। व्यावसायिक सेवाओं का अर्थ, व्यावसायिक सर्विस होता क्या है, बिजनेस क्या कहते हैं सर्विस का मतलब क्या है, इसको जानते हैं। व्यावसायिक सेवाओं का अभिप्राय उन सेवाओं से है जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायता होती है। देखो क्या कह रहा है कि बिजनेस को चलाने के लिए जो सर्विसेज बिजनेस को चलाने के लिए हेल्प करती है उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस सर्विस कहते हैं। जैसे कि अगर सपोज कि अगर आप बैंकिंग है, बैंकिंग क्या करती है, बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंशियली क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक तरीके से वो कैपिटल देती है, आप उसे लोन ले सकते हैं बैंक से, आप अपना फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि एक बिज़नेस को चलाने के लिए बैंक हेल्प कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं सर्विसेज जो बिज़नेस को सही तरीके से चलाने में मदद करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक सेवा। ठीक है, इनके उदाहरण हमारा मान सकते हैं बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, यातायात हो गया, संग्रहण हो गया। संग्रहण का मतलब होता है यहाँ पे इकट्ठा करना। ठीक है, वेयर हाउसिंग आप कह सकते हो। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है कि जो माल का गोदाम होता है जहाँ पे आप सारे सामान को इकट्ठा स्टॉक करके रखते हो इन पीरियड आफ्टर फ्यूचर्स के लिए। ठीक है, एवं संदेशवाहन। संदेशवाहन मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशंस इट कॉल टू कि आप क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह किसी वाइल्ड एरिया में या ऐसे एरिया में जहाँ पर पॉसिबल नहीं होता पहुँचना, या आप ट्रांसपोर्ट का ऐसा कोई सुविधा नहीं होता, तो आप कम्युनिकेशंस के थ्रू जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अभाव में व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर ये सारी चीज़ें अगर बिजनेस में नहीं है तो बिजनेस को चलाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी है जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। जैसे जैसे व्यवसाय का पैमाना बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी आवश्यकता भी महत्वपूर्ण भी बढ़ती रहती है। देखो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी हमारी कंपनी है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वो प्रॉफिट या लॉस की तरफ से, जैसे जैसे वो ग्रोथ करती जाएगी, वैसे वैसे इनकी जो नीड्स है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उस टाइम इनकी ज़रूरत जो होती है वो बिजनेस को ज़्यादा होने लगती है। अब आता है व्यवसाय सेवाओं की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस सर्विस। क्यों इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं लाया गया है, क्यों इसको अपनाते हैं? पहला, अदृश्यता। सेवाओं को वस्तु की भांति देखा, छुआ, सूंघा नहीं जा सकता। देखो कि जो भी सर्विसेज है आप किसी भी सामान को छू सकते हो, देख सकते हो, सूंघ सकते हो या महसूस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप इंटेंजिबल एसेट्स एंड नॉन टेंजिबल एसेट्स होते हैं ना हमारे अकाउंट्स में, उस तरीके से। ठीक है, तो वैसे ही हमारा आता है इंटेंजिबिलिटी। सेवाओं को वस्तु की भांति देखा, सूंघा
या छुआ नहीं जा सकता, यह अदृश्य होती है कि जिस तरीके से आप किसी वस्तु को छू सकते हो, देख सकते हो, लेकिन सर्विसेज को आप कभी भी नहीं देख सकते। बैंक आपको सर्विसेज दे रही है, तो बैंक की सर्विस आपको वो काम तो दिख रहा है लेकिन बैंक की सर्विसेज नहीं दिख रही है आपको, ठीक है। इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं आप, इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बैंक भवन को देखा जा सकता है लेकिन बैंक की सेवा को देखा नहीं जा सकता, कि जैसे आप बैंक में जा रहे हैं, बैंक को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा टेंजिबल एसेट्स आ गए। लेकिन वही इंटेंजिबल्स क्या हो गया कि आप बैंक की सर्विसेज को ले रहे हैं लेकिन उस सर्विस को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है, उसका लाभ भी उठा सकते हो। असमानता, सेवाओं में समानता का भाव होता है। जैसे बैंकिंग अधिकारी का व्यवहार, प्रदान किए जाने वाली सेवा एक ग्राहक के प्रति बढ़िया तो दूसरे प्रति रूखा हो सकता है। जैसे कि आप देखते हो कि असमानता होती है, व्यवसाय की जो सर्विसेज होती है उसमें क्या होता है, असमानता होता है, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। सर्विसेज जो होती है वो किसी के लिए भी गुड या बैड हो सकता है। जैसे कि अगर सपोज एक दुकानदार है और उसके पास एक कस्टमर गया, क्या पता उस कस्टमर के साथ जो उसकी नेचर है वो जो है थोड़ा अच्छा भी हो सकता है या बेकार भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही बैंक अधिकारी का जो व्यवहार है, इन लोग ने एग्जाम्पल देकर बताया कि जो बैंक अधिकारी का व्यवहार है, जो वो सर्विसेज दे रहा है वो अच्छा भी दे रहा है या बुरा भी दे सकता है। अतः यह आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति अथवा एक संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में समानता, ये नहीं कह सकते कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करे वैसे सेम टू सेम कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी सर्विसेज दे, ऐसा नहीं कह सकते हम, ठीक है। स्टॉक संभव नहीं होता है, इसमें नॉन स्टॉकिंग होती है। सेवाओं का स्टॉक नहीं किया जा सकता, आप कभी भी सर्विसेज को स्टॉक नहीं कर सकते, आप सामान को स्टॉक कर सकते हो। आप किसी दुकान में जाते हो, आपको दुकानदार कोई सर्विसेज दे रहा है, आपको सामान आपके घर तक पहुंचा रहा है, तो क्या उस सर्विस को आप स्टॉक करके रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। उदाहरण के लिए एक ट्रांसपोर्ट के पास एक ट्रक है, माना कि एक जानकारी को कोई काम ना होने के कारण ट्रक खाली रहता है। ऐसा संभव नहीं कि 1 जनवरी को वो जो सेवा प्रदान कर सकते हैं उसे स्टॉक कर लिया जाए और 2 जनवरी को ट्रक में दुगना काम लिया जाए। इसलिए कहा जाता है कि सेवाओं की मांग व पूर्ति साथ साथ चलती है, कि जितना आप डिमांड करोगे उतनी ही सप्लाई की जाएगी, आप उससे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ना तो ऐसा संभव है कि पूर्ति मांग से अधिक हो जाए, ना ही ये संभव है कि सेवा को स्टोर कर लिया जाए, ठीक है, कि पूर्ति जो है मांग से अधिक हो जाए, कि सप्लाई आप मांग इतना ज़्यादा कर रहे हो और सप्लाई है ही नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। आगे कह रहा है हस्तांतरणीयता, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति अहस्तांतरणीय होने की है। देखो, आप कभी भी सर्विसेज को कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते एक दूसरे से, ठीक है। अर्थात सेवाओं में वस्तु की भांति स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। आप क्या कहते हो कि सर्विसेज जो है हम एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम क्या कहते हैं किसी काम को ट्रांसफर कर देते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता तुम कर दो, तो वैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन हम किसी सर्विस को ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरे के ऊपर। उदाहरण के लिए मैंने एग्जांपल दिया कि हम टेलीफोन का संदेश वाहन के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। जब हम कॉल करते हैं तो टेलीफोन कंपनी हमें सेवा करती है। टेलीफोन सेवा प्रदान करने का काम तो टेलीफोन कंपनी का ही रहेगा। एक अन्य उदाहरण के अनुसार एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, वो फीस देकर अपना इलाज करवाता है। फीस देकर मरीज सेवा के स्वामित्व को नहीं खरीद सकता। दोबारा बीमार होगा तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। ये नहीं कि उसकी सर्विस उसको उसने खरीद लिया पैसे देकर, ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ग्राहक भागीदारी होती है इसमें, कंज्यूमर पार्टिसिपेट। सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राहक की भागीदारी आवश्यक होता है। अब देखो क्या है कि इसमें हम सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें सर्विसेज की ज़रूरत होती है, तो कस्टमर की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा होगी ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होने के लिए। तो सेवा का अगर हमें कोई भी सर्विसेज लेनी है तो वहाँ पे कस्टमर का होना बहुत ज़रूरी है, ग्राहक का होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दिया कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी आपको भ्रमण करवाने के लिए तैयार है। भ्रमण मीन्स आपको घुमाना फिराना, ठीक है। जैसे टूर क्या कहते हैं टूर करवाते हैं ना, उस तरीके से भ्रमण करवाना, ठीक है। ऐसी एक कंपनी है, बस ग्राहक को ले जाने के लिए तैयार खड़ी है, ठीक है। बस जो होता है वो कस्टमर को ले जाने के लिए तैयार खड़ी है। यदि ग्राहक चाहता है कि उसे ये सेवा प्राप्त हो तो वो बस में सफ़र करना ही पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि उसे ये सर्विसेज चाहिए तो उसे बस में बैठना पड़ेगा, अगर नहीं चाहता तो उसे उसका लाभ नहीं उठाना, ठीक है। समकालीनता आपका क्या था? सेवा की एक अहम विशेषता ये होती है कि इसमें उत्पादन व उपभोग दोनों साथ साथ चलते हैं। देखो क्या करें, उत्पादन और उपभोग, इसमें से कि आप उतना ही कंज्यूम करोगे जितना आपने प्रोडक्शन करा, ठीक है। तो प्रोडक्शन आप उतना ही करोगे जितना आपको उपभोग करना है, ठीक है, कंज्यूम करना। आप उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की सर्विसेज नहीं ले सकते, ठीक है। यदि हम भंडार घर में माल रखते हैं तो हमें खाली स्थान उपलब्ध करवाया जाता है। हम माल रखते हैं और उसी समय से किराया आरंभ हो जाता है। देखो क्या कह रहे
रहे हैं कि यदि हम किसी वेयर हाउसिंग इट मीन्स माल का जो गोदाम होता है वहाँ पे अगर हम कोई सामान रख रहे हैं तो सामान रखने के लिए भी तो हमें स्पेस वहाँ पे क्या कहते हैं स्पेस की नीड पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे खाली जगह करवाना पड़ेगा। और जब हम खाली जगह करवाएंगे तो हमें उस जगह का सर्विसेज ले रहे हैं, हम उस जगह का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस जगह का रेंट देना पड़ेगा। तो इस प्रकार सेवा तुरंत उत्पन्न हुई और तभी उसका उपभोग कर लिया गया। जैसे ही आपने उस जगह का इस्तेमाल करा उसी टाइम आपका क्या हुआ कि एक तरीके से उपभोग करने के बाद आपको उसको प्रोडक्शन लाने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ा, उसका रेंट देना पड़ा। ठीक है। व्यावसायिक सेवाओं के प्रकार, अब कितने तरह की सर्विसेज होती है बिजनेस को चलाने के लिए। पहला आता है हमारा बैंकिंग, दूसरा हमारा इंश्योरेंस। अब बैंकिंग इंश्योरेंस जो होती है वो किस तरीके से काम करती है ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए। बैंकिंग में भी आपके बहुत तरह के बैंकिंग होते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस किस तरीके से बैंक को चलाते हैं, क्या कहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए किस तरीके से इंश्योरेंस काम करती है। ट्रांसपोर्ट किस तरीके से काम करती है, वेयर हाउसिंग या कम्युनिकेशंस। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है वो बैंकिंग सेवा है। बैंकिंग सेवा क्या होती है, बैंकिंग सेवाओं का अभिप्राय उन सेवाओं से जो व्यवसायों में किसी न किसी रूप में वित्त प्रदान करने में सहायक होते हैं। वित्त मतलब पैसा, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, बैंक वो सारी सर्विसेज देती है जो बिजनेस को कहीं ना कहीं लैक होने के लिए या कहीं ना कहीं लॉस में जाने के लिए, लॉस में जाने से बचाने के लिए उनको क्या करती है, फाइनेंशियली क्या कहते हैं प्रॉफिट देती है, मतलब फ़ायदा देती है एक तरीके से, ठीक है। और ये कम इंटरेस्ट पेबल होती है बैंक। जैसे बैंक व्यवसाय को ऋण सुविधा प्रदान करते हैं, व्यवसाय को संपत्ति क्रय करने व दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। देखो क्या कहता है कि बैंक जो होता है बिजनेस को, बैंक क्या करती है, बिजनेस को लोन प्रोवाइड करती है एक तरीके से, ठीक है। और बिजनेस क्या करता है, जब उनकी संपत्ति या कोई भी सामान को खरीदने के लिए इनसे लोन ले लेती है फाइनेंशियली। ये वित्त आवश्यक बैंक से ऋण लेकर पूरी की जाती है। ये लोन के थ्रू ये पैसे जो होते हैं इकट्ठा करते हैं। इसके अतिरिक्त ड्राफ्ट सुविधा, लॉकर सुविधा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सुविधा भी प्रदान करती है। आपको बहुत सारे ड्राफ्ट सुविधा मिल जाता है, लॉकर सुविधा जिसमें आप अपने और क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ के कागज़ या आप कोई भी ज्वेलरीज वगैरह ये सब की भी क्या कहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं सेफ्टी के थ्रू। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी सुविधा जो होती है बैंक आपको देती है। बीमा सेवा, इंश्योरेंस सर्विस। बीमा सेवा के अंतर्गत बीमा कंपनी एक निश्चित शुल्क लेकर व्यवसाय का जोखिम अपने ऊपर ले लेती है। अब देखो कि हमने नेक्स्ट एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि बीमा इंश्योरेंस भी जो होती है वो 4 तरह की होती है, ठीक है। आपको 4 तरह के इंश्योरेंस मिलेंगे कि आप किस किस चीज़ पे वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक बिजनेस का इंश्योरेंस अलग होता है, किसी ह्यूमन का इंश्योरेंस अलग होता है। आप चेक कहते हो ना कि इंश्योरेंस करवा लो, लाइफ बीमा पॉलिसी, तो वहाँ पे एक क्या कहते हैं एक ह्यूमन का इंश्योरेंस हो रहा है, एक पीपल का इंश्योरेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो हम एक क्या करें, बिजनेस का इंश्योरेंस करवा रहे हैं। अब बिजनेस का इंश्योरेंस क्यों करवाना पड़ता है कि कल को किसी ने ऐसी कंपनी खोली जिसमें आग लगने का डर है या मे बी किसी भी चीज़ से कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो वो कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवा लेती है कि कल को अगर उसे किसी भी तरह का इस चीज़ से लॉस होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो बिजनेस को पेबल होगी, ठीक है। तो बीमा सेवा के अंदर बीमा कंपनी एक निश्चित शुल्क लेकर व्यवसाय का जोखिम अपने ऊपर ले लेती है, ठीक है। बीमा अनुबंध में बीमा कंपनी बीमा कराने वाले को एक निश्चित अवधि की समाप्ति अथवा किसी घटना के घटित होने पर एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। और बीमा कंपनी क्या करती है कि जब भी उनको कोई एक निश्चित टाइम पीरियड दी जाती है, एक ऐसा टाइम पीरियड दिया जाता है, उनका एक एग्रीमेंट हो जाता है दोनों के बीच में, वो टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले अगर कि कंपनी में कोई भी ऐसी घटना वगैरह कुछ भी हो जाता है तो बीमा कंपनी जो होगी वो कंपनी को पेबल करेगी, लाइबिलिटी दे, मतलब उसका पैसा देगी, ठीक है। बीमा अनेक प्रकार के होते हैं जैसे जीवन बीमा, अग्नि बीमा, चोरी बीमा और सामुद्रिक बीमा। देखो तो हमने 4 तरह के बीमा हमने पढ़े। जीवन बीमा, हमें जो चारों तरह के जो बीमा है ना ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा 6 उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड आता है हमारा यातायात सेवा, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। परिवहन अथवा यातायात का अर्थ होता है पार ले जाना। पार ले जाना मतलब इस पार से उस पार, ठीक है, कि जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, केवल ले जाना, ठीक है। केवल ले जाने का मतलब क्या है यहाँ पे, इस प्रकार यातायात का प्रयोग मुख्यतः कच्चे व तैयार माल, मनुष्य आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। देश के व्यावसायिक
विकास में परिवहन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि परिवहन के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं, कच्चे माल और मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। अब देखो क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विस इज द बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट सर्विस माना जाता है बिकॉज ऑफ क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी कंपनी के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस, क्योंकि अगर कहीं प्रोडक्शन होती है किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, तो वहाँ से जो सामान है वो किसके थ्रू जाएगा? कोई पब्लिक या कोई ह्यूमन तो एक एक सामान को लेके नहीं जाएगा, तो वो किसके थ्रू जाता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट आता है संग्रहण एंड भंडारण। संग्रहण भंडारण क्या होता है? वेयर हाउसिंग। मतलब संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, और भंडारण मतलब जहाँ पे आप भंडार के मतलब सारा सामान को स्टॉक करके रखना, ठीक है। तो आधुनिक व्यावसायिक युग में संग्रहण का विशेष महत्व, मतलब आज के टाइम में वेयर हाउसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आज के टाइम में देखते हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी जो होती है, वो अपने सामान को पहले से स्टॉक करके चलते कि इन फ्यूचर अगर कोई भी मार्केट में या इकोनॉमिक सिस्टम में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो वो अपने स्टॉक किए गए सामान को क्या करती है? निकालती है और हाई या लो ऑफ प्राइस में क्या करती है? उसे मार्केट में बेचती है, सेल करती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि उस टाइम हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कि जब जैसे कि आपका लॉकडाउन में इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो गिर गया था, तो उस टाइम जो आप कोई भी सामान देखोगे उस टाइम बहुत हाई रेट में था। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में हमारी जो सामान की जो सप्लाई चेन थी वो क्या हो गई थी? लो हो गई थी। इट मीन्स कि सप्लाई हो ही नहीं रहा था और लोगों की डिमांड थी। तो डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करा गया कि जो भी सप्लाई कम बहुत हो रहा था उसमें प्राइस को हाई कर दिया गया था। तो आधुनिक व्यवसायिक युग में संग्रहण का विशेष महत्व माना जाता है। संग्रहण का अर्थ होता है माल को व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखना, ठीक है, कि एक ऐसा जगह जहाँ पे हम सामान को अच्छी तरीके से रख सके, जो जैसे कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो या किसी तरीके का खराब ना हो, मतलब कीड़े मकोड़े ना लगे, ठीक है। तो हमें ऐसे जगह पे रखना होता है। वस्तु के उत्पादन एवं उपभोग का समय अलग अलग हो सकता है, कि जैसे हमने उसको प्रोडक्ट करा और प्रोडक्ट करने के बाद क्या पता उसकी सेलिंग इस महीने नहीं हुई, अगले महीने होगी, तो हमें उसको स्टॉक करके रखना पड़ता है, ठीक है। संदेशवान कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जब हम एक जगह से दूसरी जगह जो होता है बात कर सकते हैं। सपोज़ कि आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब की सुविधा नहीं है और आपको कोई सामान मंगाना है या वहाँ पर बात करने की किस चीज़ की नीड है, तो आप कम्युनिकेशंस के थ्रू ही क्या कर सकते हैं? उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आता है हमारा बैंक। बैंक क्या होता है? बैंक का अर्थ आपको पता होगा कि बैंकिंग जो होती है बहुत तरह की होती है, ठीक है। आपको सार्वजनिक, निजी, कॉर्पोरेट, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट, ये सब सेक्टर, ये सब बहुत आपको बैंकिंग के बारे में दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बैंक होता क्या और बैंक के क्या काम है और बैंक किस तरीके से रोल निभाती है एक बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। आधुनिक युग में बैंकिंग आर्थिक विकास की आधारशिल बन चुकी है। देखो, आर्थिक विकास का यहाँ पे मतलब है इकोनॉमी सिस्टम, ठीक है, कि बैंक जो होता है आज के टाइम में इकोनॉमी सिस्टम का सबसे बड़ा एक आधारशिल, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि किसी क्या कहते हैं, एक घर को चलाने के लिए पिलर की बहुत ज़रूरत होती है, तो वैसे ही इकोनॉमी को चलाने के लिए हमारे बैंक की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है इसका। बैंक शब्द का प्रयोग काफ़ी समय से हो रहा है, परंतु इसका प्रारंभ रहस्यमय है। एक विचारधारा के अनुसार पुराने समय में इटली में जो व्यापारी रुपए के लेन देन का कार्य करते थे उनको बेंच या बेंचर कहा जाता था, क्योंकि वे अपने पास भुगतान के लिए एक विशेष प्रकार की मेज रखते थे जिसको बंची कहा जाता था। देखो क्या कह रहा है कि पहले के टाइम में अगर हम बैंक की बात करें, बैंक तो पहले से ही चल रहा था। पहले कैसे चलता था कि आप बाटा सिस्टम के थ्रू चलता था बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, और वो लोग क्या करते थे कि ज़्यादातर जो व्यापार वगैरह जो करते थे वो बाटा सिस्टम के थ्रू ही करते थे, और बैंक जो थी उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची दर पे इनसे लोन वगैरह ये सब क्या करते हैं, जिसे हम साहूकार वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि जो बैंक का जो रहस्य में बहुत पुराना है, जैसे इन्होंने बताया कि एक इटली में एक व्यापारी था जो लेन देन करता था, ठीक है, और जब वो लेन देन करता था तो उसे हम बंचर या बेंची कहा कहते थे, ठीक है। और जब वो भुगतान करने के लिए जब वो पेमेंट करता था तो वो एक विशेष प्रकार का जैसे सिक्के वगैरह होते थे ना, वैसे ही वो रखता था, जिसे उसको बंची कहा जाता था। तो बैंक शब्द की उत्पत्ति बंची शब्द की ग्रीक भाषा बेंक्यू शब्द से हुई थी। दोनों का अर्थ बैंक से है, ठीक है, कि जो बेंक्यू है इन दोनों का अर्थ जो है वो बैंक से, और ये कौन सा शब्द हमारा? ग्रीक भाषा शब्द है, ठीक है। अब बैंक का अर्थ क्या है?
साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो बैंक के अभिप्राय एक ऐसी संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुद्रा का लेन देन करती है। मुद्रा मीन्स यहाँ पे पैसे का लेन देन करती है। ये संस्था लोगों के रुपए अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको ऋण के रूप में उधार देती है। देखो क्या कहता है कि ये लोगों के ही पैसों को क्या करती है, जमा कर लेती है और उन्हीं के पैसों को क्या करती है, लोगों को उधार देती है, लोन देती है। आजकल मुद्रा लेन देन के अतिरिक्त बैंक कई और भी कार्य करते हैं, जैसे साख निर्माण मतलब क्रेडिट करना, ठीक है, एजेंसी कार्य व सामान्य सेवा इत्यादि। इसलिए बैंक एक ऐसी संस्था जो लोगों को डिपॉजिटों को स्वीकार करने, उधार देने और अन्य एजेंसी से कार्य करती है। अब आते हैं हमारे बैंक के प्रकार। देखो यहाँ पे बैंक के प्रकार है, 4 तरह के बैंक है, ठीक है, 4 तरह के बैंक, और चारों तरह के बैंक किस किस तरीके से काम करती है, ठीक है। बैंकों के प्रकार, पहला बैंक दे रखा हमारा वाणिज्यिक बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होती है, कमर्शियल बैंक किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब आता है हमें कमर्शियल में फॉरेन कमर्शियल बैंक, इंडियन कमर्शियल बैंक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। उसके बाद आता है हमारा कृषि बैंक, एग्रीकल्चर बैंक। कृषि बैंक जो होती है वो सिर्फ उनको लोन देती है जो गांव के लोग होते हैं, जिनको कृषि बाड़ी करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए ये जो होते हैं लोन देते हैं, जिसमें आता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण में रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, जो मतलब छोटे छोटे ऐसे एरिया जो डेवलप नहीं हुए, तो सरकार ने ऐसी जगहों पे कुछ ऐसे बैंक बिठाए हैं जो क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो इलाके होते हैं, जहाँ पे पहाड़ी टाइप के इलाके होते हैं, जहाँ पे रास्ते वगैरह नहीं बने होते, तो वहाँ पे उनको डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अन्य शीर्ष बैंकिंग संस्था, अदर एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल बैंक हो गया हमारा, EXMI बैंक हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके बैंक है जिसके बारे में हम जो है आगे पढ़ते हैं। अब हमारा आता है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है। कितने तरीके में इनका बांटा गया है स्वामित्व के आधार पर। हमारा जो आता है वो 3 तरीके के होते हैं बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और सहकारी बैंक। अगर हम स्वामित्व के आधार पर देखें तो हमारा एक आता है पब्लिक सेक्टर बैंक आता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक आता है और कोऑपरेटिव बैंक आता है, ठीक है। और ये तीनों बैंक का किस तरीके से जन्म हुआ, कब इन्होंने स्टार्टअप हुआ इन बैंक का, और ये बैंक जो होते हैं कहाँ कहाँ किस तरीके से काम करती है। तो पहला आता है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। और ये क्या काम करती है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वो बैंक होते हैं जिनका कम से कम 51% स्वामित्व सरकार के पास होता है। देखो इनका जो डिपॉजिट होता है 51% जो होता है वो सरकार के हाथ में होता है। सरकार ही नहीं नियंत्रित करती है, सरकार ही इस बैंक को कंट्रोल करती है। भारत में सन 1969 में 14 तथा सन 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखो कह रहे हैं कि भारत में सन 1969 में 14 और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, और ये जितने भी ये थे गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं। गवर्नमेंट इस पर क्या करती है, अपना नियंत्रण रखती है, कंट्रोल करके चलती है। और 51% जो स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, इस पर सरकार का ही होता है, सरकार इसको देखरेख करती है, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। ये जो होते हैं बहुत ही कम रेट पर इंटरेस्ट देकर लोगों को हेल्प करती है, उनको लोन प्रोवाइड करती है बहुत ही जल्दी, इनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह की नीड नहीं होती। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का सन 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने के बाद तब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की श्रेणी में सम्मिलित होने के बाद अब इनकी संख्या 20 है। देखो कह रहा है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का जो सन 1993 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिल गया था, इस वजह से भारतीय औद्योगिक विकास जो बैंक है हमारा, ये सारे एक ही साथ मिलकर अब टोटल जो संख्या है वो हमारी कितनी हो गई, 20 हो गई। इनके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी श्रेणी का बैंक माना जाता है, ठीक है। आगे आता है निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के हमारा आगे प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गया। निजी क्षेत्र के बैंक वो बैंक होते हैं जिन पर निजी क्षेत्र व व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, ठीक है। इन पर गवर्नमेंट हाथ नहीं डालती, गवर्नमेंट का कोई देखरेख नहीं होता, वह इनकी संचालन करते हैं। भारत में कई ऐसे बैंक है जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, HDFC आपका आ गया, ये भी हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक हो गए सहकारी बैंक। सहकारी बैंक वो जिनका संगठन कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं। सहकारी मतलब 5-6 लोग मिलकर आपस में उन्होंने ग्रुप बना लिया, ठीक है, और उसके बाद वो लोग जो है
ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करने लगे। ये लोग ही इनका संचालन करते हैं और ये लोग ही क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। इन बैंकों का उद्देश्य अपने सदस्यों की सहायता करना होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हमने पढ़ रखा है ना, तो वैसे ही कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं विद दैट इज़ नॉट अ बैंक। ये जो होते हैं 5-6 लोगों के ग्रुप का पीपल होते हैं और ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने पैसे इकट्ठे करके क्या कहते हैं, लोगों को उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, और लोगों से कम इंटरेस्ट पे क्या कहते हैं, लोन देते हैं। तो वो इस तरीके से काम करती है। जैसे आपका आगे इनमें राज्य सहकारी बैंक होगा, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक हो गए, ठीक है, ये सारे जो होते हैं लोन प्रोवाइड करते हैं। कार्यों के आधार पर वर्गीकरण करें तो हमारा आगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। पहला आता है वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक होता है और ये व्यापार करने के लिए लोगों को बिजनेसमैन को क्या कहते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं हाई रेट पे, ठीक है। ये बैंक जनता का धन जमा के रूप में स्वीकार करके निर्माता व्यापारियों को अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। दिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अकाउंट्स का भी हमारा है, अकाउंट्स के टॉपिक में भी है कि हमारा क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, और इकोनॉमी के चैप्टर्स में भी है कि हमारा कमर्शियल बैंक क्या होता है। तो ये कमर्शियल बैंक क्या करता है कि ये पब्लिक के जो पैसे होते हैं उसको क्या करता है, धन के रूप में इकट्ठे जमा को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कोई पब्लिक जा रहा है बैंक और वो अपने पैसे को डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, तो ये बैंक क्या करता है, उस पैसे को इकट्ठा मतलब डिपॉजिट कर लेता है और डिपॉजिट करने के बाद उसी पैसे को वो बिजनेसमैन को दे देते हैं, ठीक है। और बिजनेसमैन को कब तक के लिए देंगे, या तो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, या मिड टर्म के लिए, मतलब मध्यकालीन 20 टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, लोन प्रोवाइड कर देंगे। इसके अतिरिक्त ये बैंक अपने ग्राहकों के लिए कई प्रकार के एजेंसी कार्य भी करते हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे एजेंसी होते हैं जो इनको कम रेट में जल्दी से जल्दी पैसे जो होते हैं लोन वगैरह जो प्रोवाइड कर देती है। ये बैंक जमा राशि पर कम दर से ब्याज देते हैं तथा ऋणों पर अधिक दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे जमा राशि करवाता है, जो भी पैसा डिपॉजिट करवाता है, उस पर जो ये ब्याज देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम देते हैं। लेकिन जब ये लोन प्रोवाइड करते हैं तो लोन पर जो इंटरेस्ट लेते हैं वो हाई रेट में इंटरेस्ट लेते हैं बैंक, ठीक है। अब आगे आपका आ गया विदेशी वाणिज्यिक बैंक। विदेशी वाणिज्यिक बैंक में आ गया, जैसे आपका आ गया वह बैंक जो विदेशों से संबंधित है लेकिन इनकी शाखाएं जो थी भारत में। देखो क्या करें कि वो सारे बैंक, फॉरेन कमर्शियल बैंक आता हमारा, तो ये बैंक जो होते हैं विदेशों से संबंधित है, विदेश से लिंक है, लेकिन इनकी जो ब्रांचेस है वो हमारे इंडिया में। जैसा आ गया आपका लॉयडेंस बैंक आ गया, चार्टर्ड बैंक आ गया, ग्रीनलैंड्स बैंक आ गया, सिटी बैंक आ गया, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। सेकंड आता है हमारा भारतीय वाणिज्यिक बैंक। इंडियन कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, वो बैंक जिनकी स्थापना भारत में हुई भारतीय वाणिज्यिक बैंक कहलाती है। अब क्या करें कि इंडियन कमर्शियल बैंक का मतलब ही यही है कि वो बैंक जो हमारे सिर्फ भारत में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, इसलिए इनको भारतीय वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। वाणिज्यिक मतलब व्यापार के लिए वो वाले बैंक, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और हमारा था निजी क्षेत्र के बैंक। दो तरह के बैंक होते हैं, जिसमें सार्वजनिक का मतलब होता है सरकार के हाथ होना इसमें, ठीक है। इन बैंकों का कम से कम 51% जो क्या कहते हैं स्वाधिकार होता है, स्वामित्व सरकार के पास होता है। इनकी संख्या 21, अभी जो टोटल जो बैंक है वो कितने हमारे 21 है, जिसमें से हमारा आ गया पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक आदि। ये सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के उदाहरण माने जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक होते हैं और इन पे गवर्नमेंट ही क्या करती है, देख रेख करती है, ठीक है। निजी क्षेत्र के बैंक हो गए प्राइवेट सेक्टर के बैंक। इन बैंकों का स्वामित्व निजी लोगों के पास होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और HDFC बैंक। औद्योगिक विकास बैंक। अब आता है हमारा औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। क्या करती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब कि छोटे छोटे जो इंडस्ट्री वगैरह इन सबको डेवलप करने के लिए भी बैंक बनाए गए हैं। जैसे कि औद्योगिक विकास बैंक वो बैंक होते हैं जो उद्योगों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण देते हैं। देखो कि औद्योगिक मतलब जैसे कि कोई हमें इंडस्ट्री वगैरह ये सब की स्थापना करनी है, तो इसके लिए भी क्या करा है, गवर्नमेंट ने बैंक बनाई है। तो ये बैंक क्या करती है, ऐसे छोटे छोटे क्या कहते हैं इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए या इंडस्ट्री में काम करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती है। इनको जो लोन मिलता है वो मिड टर्म के लिए, मध्यकालीन लोन और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए इन्हें लोन नहीं दिया जाता। यह बैंक नई नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने में सहायता करते हैं। और ये जो बैंक ऐसे बैंक जो होती है ये क्या करती है, नए नए इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है। ये कंपनियों के अंशों और इन पत्रों को बिकवाने में मदद करती है। कंपनी के शेयर और डिवेंचर्स जो होते हैं उनको खरीदने और बेचने में भी मदद करती है एक तरीके से, ठीक है। और ये खुद भी खरीदती है और कभी कभी अभिगो पर अंडर राइटिंग का काम भी कर लेती है, ठीक है, कि मतलब इनके जो शेयर्स और डिवेंचर्स जो होते हैं इनको खुद खरीद लेती है और उनको मार्केट में दिखाती भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के बैंक होते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे आगे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, ठीक है, ये हमारा भारत में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, ठीक है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से बैंक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल क्या कहते हैं एक तरीके से हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल है उसको फाइनेंशियल पोजीशन देती है। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, साख मतलब क्रेडिट करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हो, तो हमारा आ गया ICICI बैंक, ठीक है। राज्य स्तर पर आके हमारा राज्य स्तर पर दो ऐसे बैंक है जो औद्योगिक विकास को ऋण प्रदान करते हैं, जैसे राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, ठीक है। तो हमारा जो राज्य स्तर पे स्टेट लेवल पे होते हैं दो बैंक है, दो बैंक में कौन सा आता है हमारा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन SFC जो स्टेट लेवल पे प्रोवाइड करती है, और राज्य औद्योगिक विकास निगम में आता है हमारा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SIDCS, ठीक है। कृषि बैंकिंग, अब एग्रीकल्चर बैंक क्या होता है? एग्रीकल्चर बैंक वो होते हैं जो सिर्फ खेती बाड़ी करने वाले लोगों को एक गांव में लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें आगे कृषि बैंक वो बैंक है जो मुख्यतः कृषि कार्य के लिए ऋण प्रदान करते हैं, खेती करने के लिए लोन वगैरह देते हैं। कृषि में बीज, खाद आदि क्रय करने के लिए अल्पकालीन ऋण तथा भूमि ट्रैक्टर आदि क्रय करने के लिए दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। देखो कृषि में दो तरीके की चीजें की जरूरत होती है, ठीक है। एक तो हमें खाद वगैरह, बीज, ये सब चीज़ की, और दूसरा हमें मशीन वगैरह इन सब की, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि खेती बाड़ी के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो इसमें लोन जो मिलता है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी मिलता है और लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तब मिलेगा जब किसी भी किसान को बीज या खाद या दवाई वगैरह सब खरीदना हो, अगर उसे क्या कहते हैं खेत को जोतना है या खेत को सही तरीके से मिट्टी वगैरह ये सब करने के लिए जो मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले सकता है, ठीक है। तो दो तरीके से लोन प्रोवाइड करती है ये बैंक, जिसमें हमारा आ गया कोऑपरेटिव बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। सहकारी बैंक और हमारा भूमि विकास बैंक। तो सहकारी बैंक क्या काम करती है? ये बैंक कृषि क्षेत्र का प्राय अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, मतलब कि ये बैंक जो होती है वो कृषि क्षेत्र को शॉर्ट टर्म लोन देती है, और ये बैंक व्यापारिक बैंकों के समान ही कार्य करते हैं। मतलब ये बैंक जो होते हैं व्यापारिक, जिस तरीके से बिजनेस वाले जो बैंक होते हैं हमारे काम करते हैं उसी तरीके से ये भी काम करती है, परंतु इनकी संरचना और स्वामित्व व्यापारिक बैंकों से भिन्न होता है। जैसे आ गया हमारा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, और गाँव स्तर पर प्राथमिक श्रेणी समितियाँ, ठीक है। भूमि विकास बैंक क्या करती है? भूमि विकास बैंक का मुख्य कार्य भूमि को बांध कर रखकर ऋण प्रदान करना। भूमि विकास बैंक वो होता है जो भूमि को कब्जे में कर लिया और उस कब्जे पर करने के बाद उसे क्या करती है, उस पर लोन देती है, जैसे भूमि को गिरवी कर लेना, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के आते हैं, राज्य भूमि विकास बैंक, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा हमारा था प्राथमिक भूमि विकास बैंक, प्राइमरी एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं? इन बैंकों की स्थापना 1975 में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा बढ़ाने के लिए की गई थी। देखो क्या कह रहे हैं कि ये जो बैंक है हमारा, इनकी जो इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1975 में हुआ था, और ये क्यों हुआ था? ताकि हमारी जो गाँव में जो बैंकों की जो सुविधा नहीं थी इसको बढ़ाने के लिए किया गया था। इन बैंकों में सरकारी तथा व्यापारिक बैंक दोनों की विशेषता पाई जाती है, सरकारी भी होते हैं, व्यापारिक बैंक दोनों ही इसमें आते हैं। ये बैंक किसी विशेष व्यापारी बैंक द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, और ये जो बैंक होते हैं किसी एक विशेष व्यापारी बैंक जो होते हैं उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसके द्वारा बनाए जाते हैं, और इनकी कुल पूंजी का 50% केंद्रीय सरकार, देखो इसका जो कैपिटल जो है उसका 50% जो होता है वो हमारा केंद्रीय सरकार के पास होता है, 35% संबंधित व्यापारी बैंक तथा 15% संबंधित राज्य सरकार प्रदान करते हैं। 35 हमारा कौन लेता है? व्यापारी बैंक ले लेता है, और 15% जो होता है हमारा वहाँ की राज्य सरकार ले लेती है। अब आता है अन्य शीर्ष बैंकिंग संस्था हमारी, जिसमें हमारा आता है इस श्रेणी में देश के अन्य मुख्य बैंकों को शामिल किया, जैसे केंद्रीय बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, और हमारा आता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। तो ये सारे आपके बैंक है, ये आपका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अन्य शीर्ष बैंक संस्थाएं। इतना ही था आपका, और बाकी इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ये जो चैप्टर है इसका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले एंड मैं और भी चैप्टर्स के वीडियो जो है वो लाती रहूँ, ठीक है। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो आपके लिए लाऊं और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।